नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम निहारिका है। आज आपको बताते हैं इमरजेंसी के बारे में। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इमरजेंसी के बारे में तो सबको पता है कि इमरजेंसी 1975 में लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी। और आज के समय में जो इंडी गठबंधन है वो आरोप लगाती है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी मोदी गवर्नमेंट ने लगा दी। तो ये इमरजेंसी है क्या? और कहा जाता है कि लोगों के अधिकारों का हनन 1975 में हुआ था, फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली सस्पेंड हो गए थे। अगर भगवान न करे ऐसी परिस्थिति दोबारा बनती है, जब जैसे इंदिरा गांधी ने एकदम से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर, अगर दोबारा ये कंडीशन बनती है तो क्या वही सब कुछ होगा जो इंदिरा गांधी ने किया था? और अगर नहीं होगा तो अब क्या होगा? तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले इमरजेंसी को डीपली समझना होगा, ताकि आपको ये पता चले कि आपके कौन कौन से अधिकार सुरक्षित हैं जो इंदिरा गांधी ने छीन लिए थे उस समय पर, लेकिन उसके बाद की गवर्नमेंट ने सुरक्षित कर दिए। तो दोस्तों, आज आपको पूरा कंप्लीटली इसको स्टडी करवाते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी प्रोविजन दिया था एबनॉर्मल सिचुएशंस से डील करने के लिए। तो उसे रखा गया था पार्ट 18 में। आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 डील करता है इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। प्रजातंत्र की बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पूछा गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से कि आप क्यों इमरजेंसी लगाना चाहते हैं भारत देश में कि कभी ऐसी परिस्थिति बने, और इतना बड़ा प्रोविजन आप डाल क्यों रहे हैं? तब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसका जवाब ये दिया था कि वैसे तो भारत देश और बहुत सारे देश फेडरल गवर्नमेंट पर चलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का दोस्तों मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सामंजस्य के साथ मिलकर कोऑपरेट करके देश चलाएंगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हर समय परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। जैसे अमेरिका है, वो हमेशा फेडरल ही चलेगा। लेकिन दोस्तों, भारत की स्थिति अलग है। भारत में जितनी विभिन्नताएं हैं वो कहीं और मिलना इतना संभव नहीं है। और भारत की इन विभिन्नताओं के साथ में जो स्टेट्स हैं वो भी अलग अलग तरह की हैं। इन सबको एकजुट रखना बहुत बुरी परिस्थितियों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और काम किसे करना है? तब सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में यूनिटरी सिस्टम होना जरूरी होता है, फेडरल का चेंज होके। यूनिटरी का मतलब होता है कि जब इमरजेंसी लग जाएगी तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट नहीं, यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करेगी स्टेट्स को और पूरे देश को संभालेगी। उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी पूरे देश को संभालना। तो इसके लिए 3 चीजें रखी गई थी। कहा गया था अगर वॉर होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है और इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर हो जाता है तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो उसी के बेसिस पर इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी के बेसिस पर कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, इसलिए हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने की थी। लेकिन दोस्तों, इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वेग वर्ड है। हमें पता ही नहीं है इंटरनल डिस्टर्बेंस होता क्या है। इंटरनल डिस्टर्बेंस तो घर में भी हो जाता है, जब हमारी लड़ाई हो जाती है आपस में, तो कुछ भी इंटरनल डिस्टर्बेंस तो वो भी होता है। अब घर में अगर झगड़ा हो रहा है, वैसे ही देश में छोटी मोटी लड़ाई हो गई तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे क्या? नहीं कर सकते। तो इसी चीज को समझ के मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाकर ये वर्ड चेंज किया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस अब नहीं इस्तेमाल होता, अब होता है आर्म्ड रेबेलियन। मान लीजिए लोग अपने हाथों में हथियार उठा लें, प्रोटेस्ट करने लगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तब हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तब वो होगा आर्म्ड रेबेलियन। इट इज नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो कि इंदिरा गांधी ने फायदा उठाया था। अब वो भी आपको आगे समझाएंगे हम कि कैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस इंदिरा गांधी ने माना था कि भारत देश में डिस्टर्बेंस की स्थिति है। अब दोस्तों, आपको दूसरी बात बताते हैं कि पार्लियामेंट में क्या प्रोविजन है इमरजेंसी के लिए। तो दोस्तों, पार्लियामेंट में 1 महीना मिलता है लोकसभा को पर्टिकुलरली और राज्यसभा को पर्टिकुलरली इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, जो रिजोल्यूशन है, उसे पास करने के लिए। लेकिन दोस्तों, पहले 2 महीने मिलते थे जब तक इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 1975 में। लेकिन मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, इस प्रोविजन को भी बदल दिया गया और बदल कर दिया गया कि 2 महीने नहीं, अब 1 महीना मिलेगा इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। तो अगर मान लीजिए जो पार्लियामेंट डिक्लेयर कर देता है इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट प्रोक्लेमेशन डालेगा, अगर वो पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के साथ मिलकर प्रेसिडेंट से कहेंगे कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए, और तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। अब इसमें एक ट्विस्ट है दोस्तों,
ट्विस्ट ये है कि जब तक इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 1975 में, तब तक ऐसा कोई प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में नहीं था जिसके तहत कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही इमरजेंसी डिक्लेयर प्रेसिडेंट कर सकते थे, जैसा कि इंदिरा गांधी के रीजन में हुआ था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, प्रेसिडेंट से कहा कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए। इसके बाद जाकर पता चला था, कैबिनेट को बताया था कि भाई इमरजेंसी हमने डिक्लेयर कर दी है। तो इसे भी समझा गया कि जो लोग देश चला रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। तो इस परिस्थिति को बदलते हुए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से बदल दिया गया था कि नहीं, ऐसे इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होगी, कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी, और जब तक कैबिनेट नहीं बोलेगा इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती। तो ये एक और चेंज आया था। अब आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि लोगों के अधिकारों का हनन होता है। तो दोस्तों, आप सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से अधिकार आपके आज सुरक्षित हैं जो तब नहीं थे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे भारतीय संविधान ने हाँ ये परिस्थिति रखी है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, लेकिन उनके भी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आर्टिकल 358 के तहत जो फंडामेंटल राइट 19 है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर में भी 6 अधिकार आपके पास होते हैं, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। दोस्तों, ये हमारे भारतीय संविधान ने दिया था, जिसके तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस टाइम इंदिरा गांधी ने भी सस्पेंड करा दिए थे लोगों के। जैसे कि जो प्रेस है, प्रेस का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे बड़ा होता है, उनके पास बोलने की आज़ादी होती है, वो आज़ादी छीन ली गई थी। लेकिन फिर दोबारा मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को रिव्यू किया कि अगर ये परिस्थिति बनती है, लोगों के पास में ऐसे अधिकार नहीं होंगे तो कहाँ जाएगा प्रजातंत्र। तब उन्होंने इस परिस्थिति को बदला और उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत एक फिर प्रोविजन लेकर आए। वो ये था कि अगर वॉर होता है या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तभी ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 के अधिकार सस्पेंड होंगे, नहीं तो अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तब सस्पेंड नहीं होंगे। इसके बाद में आर्टिकल 359 के तहत सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब अधिकार सस्पेंड नहीं होते, लेकिन आप मान लीजिए आपके कोई अधिकार का हनन हुआ, मान लीजिए इक्वालिटी फॉलो नहीं हुई, मान लीजिए जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के उनको किसी ने गाली दे दी, गलत बात उनसे बोल दी, अब वो जाए कोर्ट में और कहें मेरे अधिकार नहीं है, भाई मेरे अधिकार सुरक्षित नहीं है, मेरा फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी लोगों ने सस्पेंड कर दिया, तब या फिर इमरजेंसी लग गई तो सस्पेंड हो गया। तो नहीं दोस्तों, वो अधिकार सस्पेंड नहीं हुआ है। आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट एनफोर्स ही नहीं करेगा, वो ये होता है, उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है। अब इसमें एक ट्विस्ट और है, क्योंकि लोगों के अधिकारों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक फिर प्रावधान लाया गया था। वो प्रावधान ये था कि अगर प्रेसिडेंट जितने फंडामेंटल राइट्स अपने प्रोक्लेमेशन में लिखेंगे, जितने कानून अपने प्रोक्लेमेशन में लिखेंगे, सिर्फ उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड होगा, सबका एनफोर्समेंट सस्पेंड नहीं होगा। तो 1975 में जो परिस्थितियां दोस्तों बनी थी, जिस तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन हुआ था, वो आज नहीं हो सकता। साथ ही साथ में दोस्तों, मैंने आपको कहा था आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होते, चाहे इमरजेंसी आज लगे चाहे इमरजेंसी तब लगी थी, सस्पेंड नहीं होंगे। तो आर्टिकल 20 का मतलब होता है, मान लीजिए आपको जेल दे दी किसी ने, आपको सजा हो गई, इसके बाद में आप लोगों के पास में आप सोचेंगे कि क्योंकि इमरजेंसी है हमारे तो अधिकार है ही नहीं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये अधिकार आपका सुरक्षित है। आप एडवोकेट भी रख सकते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, और कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता ये मानने के लिए कि आप अपराधी हो। ये आर्टिकल 20 के अधिकार हैं। और आर्टिकल 21 का मतलब होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी। हर व्यक्ति की जो जीने की आज़ादी है वो उसे दी जाएगी, चाहे इमरजेंसी हो चाहे ना हो। ये चीज़ है और ये रहेगी, ये फंडामेंटल राइट हमेशा रहेगा, इमरजेंसी के दौरान भी कभी सस्पेंड नहीं होगा। तो दोस्तों आप ये लोग याद रखिएगा ये बात। अब आपको समझाते हैं कि 1975 में 25 जून को जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, तो इंदिरा गांधी ने शब्द इस्तेमाल किया था इंटरनल डिस्टर्बेंस है भारत में और इसलिए हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। इसे भी जानना जरूरी है कि कौन सा इंटरनल डिस्टर्बेंस इंदिरा गांधी ने माना था जिसके तहत उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है तब से जब लोग इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, और 3 ऐसी घटनाएं हुई जिसने इंदिरा गांधी को वाकई में ये मानने पर मजबूर कर दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है और इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। सबसे पहली घटना हुई जब गुजरात से लेकर बिहार तक पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। शुरुआत गुजरात से हुई थी। तो हुआ क्या कि गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे चिमनलाल, वो कांग्रेस से थे
और उस समय कांग्रेस पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे थे करप्शन के, और इससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति काफ़ी ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था, लोगों के पास खाने के लिए था नहीं, ये सारी परिस्थितियाँ ऑलरेडी चल रही थी। अब वहीं पर गुजरात में ये सारी घटनाएं हो रही थी और साथ में वहाँ के चीफ मिनिस्टर पर करप्शन के आरोप लगते थे, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर को चिमनचोर बोलते थे लोग कि चिमन चोर है ये, चिमन लाल को। तो उस समय वहाँ की जो स्कूल्स थे वहाँ की फीस बढ़ा दी गई, तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया था नवनिर्माण मूवमेंट। अब ये जो नवनिर्माण मूवमेंट था ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब देखा कि इंदिरा गांधी पर प्रेशर आया, सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर आया कि स्टेट असेंबली को सस्पेंड करो, और प्रोटेस्ट अपनी चरम सीमा पर था, लोग अपने घरों के बाहर थे, पूरे गुजरात में प्रोटेस्ट था, तब इंदिरा गांधी ने फाइनली वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया। तो गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लग गया और स्टेट असेंबली सस्पेंड हो गई। अब जब बिहार में यही चीज बिहार ने देखी कि गुजरात में मूवमेंट सक्सेसफुल रहा और कांग्रेस रिजाइम में जो करप्शन चल रहा है इसे खत्म करना अब लोगों की जिम्मेदारी है, तो बिहार में भी लोग सड़कों पर आ गए और हवा इससे मिली कि वहां के जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे और एक 71 साल के 71 ईयर्स के फ्रीडम फाइटर जेपी नारायण, जिन्हें लोग बहुत मानते थे, जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बिहार में मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। तो जिस मूवमेंट का नाम बिहार मूवमेंट था वो जेपी मूवमेंट के नाम से फेमस हो गया और लोग अपने घरों के बाहर थे, सड़कों पर थे। फाइनली बिहार की असेंबली भी सस्पेंड हो गई। अब इसके बाद में जो एक और नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर, रेलवे वर्कर्स के साथ मिलकर स्ट्राइक कर दी, क्योंकि वही करप्शन की बात। तो जब स्ट्राइक हो गई तो जो रेलवे के कर्मचारी थे वो जब स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे तो रेलवे का काम चलेगा नहीं। जब रेलवे का काम नहीं चलेगा तो गुड्स का सप्लाई कैसे होगा? तो पूरे देश में स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि गुड्स का सप्लाई ही रुक गया था। इंदिरा गांधी कुछ श्योर हो गई कि अब कुछ तो बड़ा मेजर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक तो परिस्थिति इंदिरा गांधी नॉर्मली संभाल लेती, लेकिन इसके बाद की जो घटना हुई थी वो सबसे मेजर फैक्टर था जिसने इंदिरा गांधी को मजबूर किया, या कहें कि इंदिरा गांधी फाइनली मान गई कि भाई मेरी सत्ता नहीं टिक पाएगी, अब तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। वो थी राजनारायण वर्डिक्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी थी राजनारायण के हक में। राजनारायण वो व्यक्ति थे जो 1971 रायबरेली इलेक्शन हारे थे इंदिरा गांधी से, और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि इंदिरा गांधी ने धांधलाई से ये जो इलेक्शन है ये जीता है। उन्होंने कहा था इन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च किया जितना इलेक्शन में खर्च करने की लिमिट होती है उससे, और इस बेसिस पर इन्होंने इलेक्शन जीता है। तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद में इंदिरा गांधी के पास में एक ऑप्शन था कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव करती। वो गई भी सही, सुप्रीम कोर्ट से राहत सिर्फ उन्हें इतनी मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगले आदेश तक आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकती। अब इंदिरा गांधी को ये पता था कि अब इनके अधिकार नहीं, अब ये तो उनका, इवन जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता भी ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी अब रिजाइन कर दें, लेकिन इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर बनने रहना चाहती थी। तो फाइनली ये हो गया कि भाई अब कुछ तो मेजर करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के दूसरे ही दिन इंदिरा गांधी ने भारत देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और इसके बाद तो सब जानते हैं कि इमरजेंसी में जो नहीं हुआ वो कम था, सब कुछ हुआ। अपोजिशन जेलों में था, लोगों के फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली सस्पेंड हो गए, कुछ नहीं था लोगों के पास, बोलने की आज़ादी नहीं थी, प्रेस में पावर सप्लाई तक रुकवा दिया गया था ताकि प्रेस वाले कुछ बोल ना पाएं, पत्रकार कुछ नहीं बोल पाए इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो ये इमरजेंसी 21 महीनों तक चली, और इमरजेंसी की परिस्थितियां आज भी सबको याद है कि क्या कुछ हुआ था। और जब इंदिरा गांधी से इस बारे में पूछा गया था कि आपने इमरजेंसी डिक्लेयर की तो आपने कैसे समझ लिया कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि आपको नहीं लगता इंटरनल डिस्टर्बेंस था। दोस्तों, बस अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो परिस्थितियां इंदिरा गांधी के समय पर खड़ी हुई थी, अब आपके अधिकार सुरक्षित हैं, उस हद तक खराब नहीं है जितने पहले थे, और अब ऐसा कोई नहीं कर सकता। अब इस तरह की इमरजेंसी दोबारा डिक्लेयर करना जो लेवल तब आया था वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब लोगों के अधिकार सुरक्षित हो गए हैं बहुत हद तक, और लोग भी स्मार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।